The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't exploit it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri Anil Sukhdev Rao Bonde. What is this? Please understand this. I am shocked. सभापति महोदय, Shri and सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आज नवीनीकरण ऊर्जा के बजट में जो प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं माननीय अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन तथा ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जी जोशी तथा हमारे विकसित भारत के उद्गाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम 2070 तक हमें पहुंचना है और कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि फॉसिल के वजह से जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। कार्बन इमिशन, CO2 इमिशन कम करना पड़ेगा। वो फॉसिल का यूटिलाइजेशन कम कैसा करे, तो उसके लिए जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, जिसमें अग्नि है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, और इसकी सहायता हम न ले जो नैसर्गिक है तो हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं जा सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक कुटुंब, उसकी जो धारणा रखी है उसमें पूरे विश्व की चिंता की है कि आज जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जिसमें पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं ऊर्जा की निर्माण के लिए जो कार्बन इमिशन होता है, ऊर्जा का निर्माण तो जरूरी है क्योंकि विकसित होना है तो ऊर्जा का निर्माण ज्यादा हो, और जितनी ऊर्जा की खपत होगी, जो देश की ऊर्जा की खपत ज्यादा है वही देश को विकसित माना जाता है। और इसलिए
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। और इस नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा में मैं प्रसन्नता से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी नवीनीकरण ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन 200 गीगावाट से अधिक हो चुका है। आज देश में जो कुल विद्युत क्षमता है उसके 45% ऊर्जा हम नॉन फ्यूल से करते हैं। पिछले 10 सालों के पहले इसके ऊपर दुर्दैव से बोलना चाहता हूं कि उतना ख्याल नहीं किया गया था, लेकिन 10 साल में नॉन फॉसिल विद्युत की क्षमता दुगुनी हो चुकी है। इसमें तो सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारा देश सूर्य के ऊपर चलता है, सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया है और 2014 की तुलना में 30 गुना से बढ़कर हमारी सौर ऊर्जा 85 गीगावाट हुई है। सभापति महोदय, विद्युत क्षेत्र से यह आंकड़े से पता चलता है कि पिछले 3 वर्ष में पारंपरिक क्षेत्र की तुलना में अक्षय ऊर्जा की तरफ हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए उठाया है, वह है 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त कर देना। और पीएम आवास योजना के वही गरीब है कि जिनको हर महीने अपना बिजली का बिल भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। बच्चों को तो पढ़ाना है, बच्चों को तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और बिल भरने की, इलेक्ट्रिक का बिल भरने की दिक्कत जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सोच ऐसी है कि सिर्फ मुफ्त देने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटने से देश का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो की है, उसका सभी लोगों ने स्वागत करना चाहिए और वो स्वागत कर रही है इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता। सभापति महोदय बोलने दीजिए, समय है, कंप्लीट कर लें क्योंकि 5 मिनट समय था। अच्छा, खत्म। सभापति महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि सहयोग भी बहुत जरूरी है। अणु ऊर्जा के बारे में मैं सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि सभी लोगों का सहकार्य बहुत जरूरी है।